गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बहुत ही शानदार टॉपिक कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम का नियम तो हम पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई ये है तुम्हारे कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो ये क्या है, विद्यार्थियों को थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन आज इस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सदिश रूप में कूलाम का नियम। देखिए भाई, हम जानते हैं कि बल, कूलाम क्या देता है, एक फोर्स बताता है, दो आवेशों के बीच में एक बल को बताता है। तो चूंकि वो बल एक सदिश राशि है, इसीलिए हम कूलाम के नियम को किसमें लिखते हैं भाई, सदिश रूप में। हमने कूलाम के नियम को साधारण रूप में तो कल इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए। तो आज हम इसके सदिश रूप का वर्णन करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए क्या होता है भाई, मैं मान लेता हूं ये है तुम्हारा कोई आवेश Q1 और ये है तुम्हारा कोई दूसरा आवेश Q2। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच हमेशा या तो अट्रैक्शन या रिपल्स, या तो आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, वही बल लगता है। तो सदिश रूप में लिखने के लिए मैं मान लेता हूं कि Q1 जो आपका आवेश है उसका स्थिति सदिश है R1। Q1 का स्थिति सदिश तो क्या है भाई, R1 है। स्थिति सदिश का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, यानी जिस पोजीशन पे ये रखा हुआ है मैं मान लेता हूं वो है R1। ऐसे ही Q2 जो आपका है उसकी पोजीशन मान लेते हैं R2। तो दोनों का स्थिति सदिश मैंने यहां पर लिख दिया है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। ठीक है भाई, तो ये रहा तुम्हारे Q1 और Q2 दोनों के स्थिति सदिश। अब क्या होगा भाई, मान लेता हूं कि इस बिंदु से, मैंने स्थिति सदिश कहां से माने हैं, हम स्थिति सदिश मूल बिंदु से मानते हैं। तो ये अगर मूल बिंदु रहा, ये आपका जो मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक 0 0 है और इससे मैंने दोनों के स्थिति सदिश माने हैं। इस स्थिति सदिश का नाम है R1 और इसका नाम है R2। क्योंकि ये सदिश है तो दोनों पे क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर लगा दिया। तो सबसे पहले मेरे पास दो आवेश थे, दोनों आवेशों के मैंने मूल बिंदु से स्थिति सदिश R1 और R2 मान लिए हैं। अब क्या करता हूं, अब हम जानते हैं कि या तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा या तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लेता हूं दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी Q1 Q2 की वजह से इधर जा रहा है और Q2 Q1 की वजह से इधर जा रहा है। आपको समझ में आई बात, यानी Q1 पर Q2 के कारण कोई बल लग रहा है और इन बलों की जो रेखा है वो ये रही कार्य रेखा। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल Q2 पर Q1 के कारण ये लगता है बल F और ये लगता है बल F। अब चूंकि दोनों में लगने वाले बलों का अंतर समान है, अंतर अलग अलग है। कैसे, इस पर तो भाई Q1 पर बल लग रहा है तो इस बल को मैं लिखूंगा Q1, और किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, तो Q2। तो इस बल का नाम हो गया F12। ठीक है, Q1 पर Q2 के कारण F12। ऐसे ही Q2 पर किसके कारण लग रहा है ये बल, Q1 के कारण, तो इसका नाम हो गया Q2 पर Q1 के कारण। ये चीज ध्यान से सुन लीजिए भाई, जिस पर भी बल लगता है उसको तो लिखिए पहले और जिसके कारण लग रहा है उसको लिखिए बाद में। तो 1 पर 2 के कारण इधर की तरफ, 2 पर 1 के कारण इधर की तरफ कौन से बल लग रहे हैं, F12 और F21। ठीक है, मान लेता हूं इस बल की F21 जो बल है उस बल का स्थिति सदिश क्या होगा, उस बल का स्थिति सदिश हो जाएगा R2। भाई R2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर बल लग रहा है R2 और उसके बाद है R1 माइनस R1। तो ये जो आपका स्थिति सदिश बना, ये किसका स्थिति सदिश है, ये है F21 का स्थिति सदिश। यानी जो Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है या उसकी दिशा में लग रहा है उसका स्थिति सदिश मान लिया R21, R2 माइनस R1।
तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो भाई देखो कूलाम का सदिश रूप आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्या कहा मैंने भाई, इसका स्थिति सदिश R1 मान लिया, इसका R2 मूल बिंदु से, और F2 का F1 के सापेक्ष यानी Q2 का Q1 के सापेक्ष ये जो स्थिति सदिश बल था F21 उसके पोजीशन वेक्टर हो गए R2 माइनस R1। तो इसका R1, इसका R2, इसका R2 माइनस R1। अगर मैं आपसे इधर वाले का लिखवाता, यानी ये तो है भाई इधर वाला बल, ये वाला, अगर मैं इसके स्थिति सदिश लिखवाता तो क्या होते, 1 पहले यानी R1 माइनस 2 बाद में यानी R2। तो हम इसके भी स्थिति सदिश लिख सकते थे। तो ये हुआ हमारा डायग्राम जो हमें कूलाम के सदिश रूप के बारे में बताएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं भाई। देखो हम जानते हैं इन दोनों के बीच में जो भी बल लगे, चाहे आकर्षण चाहे प्रतिकर्षण, उस बल का मान कूलाम के नियम से दिया जाता है। और क्या होता है कूलाम फोर्स, यहां लिख लेते हैं F। मैं सबसे पहले इस बल की बात कर रहा हूं क्योंकि स्थिति सदिश भी मैंने यही लिया है। तो मेरा F21 वेक्टर निकालना है मुझे। क्या होता है कूलाम का बल, कूलाम के बल का सूत्र होता है भाई F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं पता कहां से आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी वीडियो बहुत आसान से शब्दों में आपको मिल जाएगी। मैं बात कर रहा था इस बल की F21 K की जगह तो K आ गया भाई, Q1 की जगह Q1 आ गया, Q2 की जगह Q2 आ गया, और R स्क्वायर का मतलब है भाई यहां पर क्या, स्थिति सदिश। किसका स्थिति सदिश, आपके F21 बल का मूल बिंदु से स्थिति सदिश। यहां R2 माइनस R1 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं R21? बताओ भाई कोई दिक्कत, मैंने R21 लिख दिया, R2 माइनस R1। अगर मुझे R12 की जरूरत पड़ेगी तो मैं R1 माइनस R2 लिख लूंगा, ठीक है। तो यहां मुझे लिखना है किसका स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर यानी स्थिति का स्क्वायर, क्योंकि सदिश रूप में लिख रहा हूं तो R21 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हुई साधारण कूलाम के नियम की बात। अब जब भी हम स्थिति सदिश लेते हैं तो हमें इकाई सदिश भी लेना होगा ताकि इसकी दिशा को भी निर्धारित कर सकें। तो स्थिति सदिश क्या होता है, अगर ये वीडियो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में सदिशों की वीडियो मिलेगी, वहां से समझिए स्थिति सदिश और ये क्या होते हैं एकांक सदिश। तो मैंने यहां एकांक सदिश R21 का कैप ले लिया। एकांक सदिश होता है वो सदिश और उसके ऊपर क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। तो ये आ गया पहला बल। इसको थोड़ा सा सोल्व करने की जरूरत है। F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन, इसको खोल के लिख सकता हूं भाई, अभी रुकिए, R21 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर होता है। ये है तुम्हारा एकांक सदिश, और एकांक सदिश को मैं लिखता हूं R21 कैप। अगर मेरे पास हो, मान लीजिए R21 नहीं, कोई सदिश A है, तो A एकांक सदिश है तो उसको लिखा जाता है A वेक्टर और A का परिमाण। ऐसे ही यहां लिखता हूं R21 का वेक्टर और R21 का परिमाण। बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई समस्या नहीं होगी। F21 ऐसा का ऐसा निकाल ही रहा हूं, K की जगह K, Q1 Q2 की जगह ऐसा का ऐसा। हाँ भाई R21 और R21 कितने R21 हो गए, क्यूब, R21 का क्यूब हो गया, ठीक है। 2 पावर और 1 पावर 3 पावर हो गई, और इधर बच गया तुम्हारा R21 का वेक्टर। तो यहां हमने F21 के Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब और R21 का वेक्टर ये लिख दिया है, ये भी वेक्टर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए भाई, इसका मान लिख देता हूं F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21। क्या है R21, R2 वेक्टर माइनस R1, R2 माइनस R1, और इसका क्या करना है भाई, क्यूब करना है। ब्रैकेट R21 का वेक्टर, R21 का वेक्टर R2 माइनस R1, फिर से बस खत्म, बिल्कुल आपका काम हो गया। आप चाहे तो यहां K का मान भी लिख सकते हैं, F21
बराबर K का मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब और इधर आ जाएगा R2 माइनस R1। बस खत्म। तो इस तरीके से तुमने एक बल निकाल लिया भाई, वो भी सदिश रूप में। ये जो बल है वो Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला कूलाम बल सदिश रूप में है, जिसका मान है 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब और R2 माइनस R1। तो ये तो एक बात हुई जब मैंने F21 निकाला। क्या इसी तरीके से सेम F12 नहीं निकाला जा सकता? देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये निकाल लिया मैंने F21, अब बारी है F12 निकालने की। मैं F12 के लिए इतना काम नहीं करूंगा, सीधा ही इसके आधार पे मैं F12 लिख सकता हूं। कैसे? देखिए भाई, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आप इसके आधार पे F12 का मान नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे भाई? देखो 1/4πε0 ऐसा का ऐसा, Q1 Q2 आवेश तो सेम रहेंगे ही, अपॉन R2 माइनस R1। लेकिन उसके लिए तो मुझे R12 लिखना पड़ेगा ना, 12 लिखना पड़ेगा। यहां तो 21 था, तो केवल आपको इतना ही करना है, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, और आपका आ जाएगा F12 का मान। ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का क्यूब, और क्या आ जाएगा भाई? R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2। ठीक है, खत्म काम। तो आपके पास दो बल आए। एक तो वह बल जो Q1 के कारण Q2 पर लग रहा था, F21 का मान, और दूसरा बल ये था जो F1 पर F2 के कारण F12 लग रहा था। यही हो गए दोनों रूप। किसके रूप में है भाई? दोनों कूलाम के बल सदिश रूप में आपने बताए हैं। यानी अब आपको इनकी दिशाएं भी पता हैं, क्योंकि यहां पर पोजीशन वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपका कूलाम का नियम सदिश रूप में। लेकिन ये दोनों दिशाओं में तो विपरीत होते हैं। यानी F जो 12 है भाई, वो माइनस F21 है, क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग है। ये इधर लग रहा है, ये विपरीत लग रहा है। लेकिन अगर इन दोनों का परिमाण देखा जाए, F12 परिमाण, तो ये F21 परिमाण के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, दोनों परिमाण में तो समान होते हैं, परंतु दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं। यही होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्यों? बिल्कुल आसान था ना? बिल्कुल। एक छोटा सा टॉपिक इसी के साथ हम लेकर चलते हैं कि कूलाम का नियम किन किन शर्तों की पालना करता है, यानी इसके लिए कौन कौन से नियम आवश्यक रूप से होने चाहिए, तभी ये बल लगेगा, अन्यथा ये बल लगेगा ही नहीं। कैसे? देखिए, कूलाम नियम की, कूलाम बल की आवश्यक शर्तें। देखो भाई, नंबर 1 बड़ा आसान है, छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है कि कूलाम बल की कोई दो आवश्यक शर्तें लिखें या इसके गुण लिखें। तो देखो भाई, पहला गुण यह है कि कूलाम बल हमेशा दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। हमेशा कूलाम का बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगेगा। यानी अगर आवेश गतिशील है तो उनकी गति के कारण कभी भी उनके बीच में कूलाम का बल नहीं लगता। कारण? अरे भाई, जब भी आवेश गतिशील होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और हमारा कूलाम बल चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तो गणना करता ही नहीं, ये तो विद्युत क्षेत्र के बारे में ही करता है। तो इसलिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। बात, कूलाम का नियम हमेशा उन आवेशों के बीच लगेगा जिनकी कोटि 10 की पावर -15 से ज्यादा है।
जिनकी कोटि 10 की पावर -15 मीटर से ज्यादा है, आवेश की कोटि। अगर इससे छोटी कोटि का आवेश हुआ तो उस आवेश में नाभिकीय बल भी लगने लग जाते हैं। मान लीजिए कोई इतने से 2 आवेश हैं, अगर इससे छोटा आवेश किया जाएगा तो बिंदु बिल्कुल छोटा हो जाएगा, यानी केवल नाभिक ही रह जाएगा। तब तो दोनों के बीच में नाभिक का आकर्षण बल भी लगेगा, तो वहां कूलाम बल की गणना सही से नहीं की जाएगी। तो 10 की -15 मीटर की कोटि से बड़े होने चाहिए। आवेश क्या होने चाहिए? इसकी कोटि से बड़े होने चाहिए। तो 2 हो गए। नंबर 3, तीसरा इसका गुण है कि जो कूलाम का बल लगता है वो हमेशा टू बॉडी इंटरेक्शन करता है। कहने का मतलब ये रहा, अगर यहां पर Q1 और Q2 आवेश हैं और यहां अगर कोई Q3 आवेश ले लिया तो ये आवेश तीनों में नहीं लगेगा, हमेशा 2 ही आवेशों में ये बल लगता है। यानी इन दोनों के बीच लग सकता है, इन दोनों के बीच लग सकता है, या इन दोनों के बीच लग सकता है। तो ये आवेश केवल टू बॉडी इंटरेक्शन करता है, यानी केवल और केवल 2 ही बिंदु आवेशों के बीच बल लगता है। कभी भी 3 या इससे अधिक आवेशों के बीच बल नहीं लगता, क्योंकि ये टू बॉडी इंटरेक्शन है। और अंतिम और चौथा आपका कूलाम बल की आवश्यक शर्त हो जाएगी कि जो कूलाम बल है वो आपके व्युत्क्रम वर्ग की पालना करता है। व्युत्क्रम वर्ग देखो भाई, कूलाम बल होता है F के Q1 Q2 अपॉन R²। यहां से केवल इसे निकाल लेते हैं तो F हो जाएगा समानुपाती 1/R²। यानी F जो है वो आपके R के व्युत्क्रमानुपाती है। कूलाम का बल बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। और कैसा व्युत्क्रमानुपाती है? वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आपके किसकी पालना करता है भाई? व्युत्क्रम वर्ग की पालना करता है। ठीक है, व्युत्क्रम यानी उल्टा और वर्ग, F के उल्टे में वर्ग हुआ है, तो ये व्युत्क्रम वर्ग की पालना करता है। यही नहीं, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल की व्युत्क्रम वर्ग की पालना करते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ लिया कूलाम का सदिश रूप और कूलाम के नियम की मुख्य शर्तें या इसके गुण। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही शानदार वीडियो कक्षा 12, 11 या आप अपने कंपटीशन साइंस के देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो।